यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के खास कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, आज का महिला शक्ति का ये अंक समर्पित है उस शक्ति को जो सृजन भी है और संवेदना भी है, जो नेतृत्व भी है और परिवर्तन भी है। जी हाँ, आज की महिला शक्ति की हमारी खास मेहमान प्रेरणादायी व्यक्तित्व, जिन्होंने समर्पण, सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो आइए स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान सुषमा बछेती जी का। सुषमा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुषमा जी, आपसे सबसे पहला हमारा ये सवाल रहेगा, और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, आपकी प्रारंभिक जर्नी के बारे में हमें बताएं। मेरी प्रारंभिक जर्नी, मैं कहूँगी कि मैं एक बहुत साधारण घर से आती हूँ। मेरे पिताजी पुलिस में थे और बहुत ईमानदार उनका जीवन रहा है। उन्होंने पुलिस का जो शब्द है उसका कभी दुरुपयोग नहीं करा, और वहाँ से हमें वो सीख मिली कि पिता जो हमारे थे वो बहुत ईमानदार थे। उन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन यापन करा और हमें यही शिक्षा दी कि हमेशा ईमानदार रहो, सच्चे रहो और सेवा करो। बहुत वो धार्मिक व्यक्तित्व थे। वही भावनाएं कहते हैं ना, पिता के पुत्र या पुत्री के अंदर आती है। और उसके बाद जो है लाइफ में शुरू में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी देखी। पिता बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। फिर जीवन थोड़ा सा, आपको पता ही है, जब घर में पिता ही नहीं रहे तो जीवन कैसे कठिन हो जाता है। लेकिन ईश्वर साथ थे हमेशा। शुरू से ईश्वर के उपासक रही हूँ, तो मैंने कभी भी जो है बहुत सकारात्मक जीवन को ही देखा है। मैं कभी भी नकारात्मकता में नहीं जाती। ये मेरा शुरू से है। मैंने हर चीज़ को, चाहे वो हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कोई बुरा हुआ है, उसमें भी सकारात्मक ही रहा हमेशा। तो फिर उसके बाद जो है मैंने बीएससी किया, एमएससी किया। उसके बाद जैसे होता है एक लड़की की शादी हो जाना, वो हो गया। और परिवार, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। मैं बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही थी। दिल्ली में मैं रही, वहाँ मैंने टीचिंग जॉब करा। फिर किसी कारणवश देहरादून आ गई, क्योंकि यहीं पर हमारे इन-लॉज रहते थे, तो हम लोग यहीं शिफ्ट हुए। फिर वहाँ पर भी मैंने एज अ टीचर अपना जीवन यापन करा। टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में आप कितने समय तक आपने सेवा दी अपनी? मैंने लगभग 20 सालों तक शिक्षण दिया है। शुरू से, जब से कॉलेज से पढ़ाई करते करते भी पढ़ाती थी। और फिर तो जब स्कूल ग्रेजुएशन के बाद जब हम बीएड वगैरह किया, तो फिर ऑब्वियस है कि हमने शिक्षण क्षेत्र को ही उसमें अपना रुचि ली और उसको उसी में मैंने अपना जीवन चलाया। तो शिक्षा मैं इसलिए ज़रूरी मानती हूँ कि हम कहते हैं ना कि महिला अगर एक टीचर बन जाए तो वो अपना घर भी देख लेगी, और ये सबके दिमाग का एक रहता है कि महिलाओं को शिक्षण क्षेत्र में जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अगर शिक्षित करती हैं तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को भी शिक्षित कर रही हैं। बिल्कुल। और अगर आप एक शिक्षिका हैं तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पास कोई भी बच्चा पढ़ने आ रहा है तो आपने उसको ऐसे पढ़ाना है जैसे माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है। बिल्कुल। शिक्षिका का मैं सिर्फ वो मतलब नहीं समझती कि आपने आए और आपने अपना काम पूरा किया, अब चले। आपको जुड़ना है, आपको शिक्षा से उस बच्चे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा वो उस चीज़ को निकालना, तब आप एक शिक्षक हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं। तो शिक्षा तो मैं पढ़ाती थी स्कूल में, लेकिन मैं शुरू से ही मेरा जो मन था ना, वो देखती थी ऐसे बच्चों को जो ये घूम रहे हैं सड़कों पे। मेरे को लगता था कि यार हम पढ़ा रहे, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ने भी बच्चे आ रहे हैं, क्या इनका पढ़ने का मन नहीं करता होगा? क्या ये पढ़ना नहीं चाहते होंगे? लेकिन तो ये भाव मन में कब आया? कितना समय आपको शिक्षण के क्षेत्र में हो गया था? क्या अचानक ये भाव मन में आया कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, पढ़ाया जाए? जो अचानक से तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत, मतलब शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि मतलब अगर आपको लगता है कि यार आप किसी की हेल्प कर सकते हो, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, तो क्यों ना करें, ज़रूर की जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पिता हमेशा इस बात को हमें समझाते थे, कहते थे ईमानदारी से अपना काम करो। तो ऐसा कुछ करूँगी इतना नहीं सोचा था। हाँ, ये था कि चलिए स्कूल में है, लगता था कि कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो चलिए उसकी फ़ीस में मदद कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर अगर आपको दे रहा है ना तो आप उसे बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। क्योंकि आपके पास अगर वो चीज़ आपके लिए सफिशिएंट है तो उसके बाद वो उसके काम आए जिसको उसकी ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे फिर पढ़ा रही थी, ये सब कुछ सही चल रहा था। जीवन में जैसी घटनाएं होती हैं मेरे साथ भी घटी। मैंने अपने 12 वर्षीय बेटी को खोया रोड एक्सीडेंट में।
और वो घटना मेरे लिए मतलब एक तरीके से मैं कहूँगी कि सब कुछ ख़त्म करने वाला, जिसके लिए कहेंगे आप कि सब कुछ ख़त्म होना, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप एक उस भाव में रहते हो तो शायद ईश्वर आपके साथ रहता है। और इतनी शक्ति, इतनी प्रेरणा मुझे मिलने लगी हर चीज़ को, फिर मुझे लगा कि मतलब जीवन क्या है, कुछ भी तो नहीं है। नहीं, और जीवन में जो आपने अभी जो बताया हमें, ये वाकई में एक ऐसा पल होता है कि हर माँ के लिए एक बच्चे को अगर चला जाना, उससे बड़ा दुख जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। सुषमा जी, हमारे दर्शकों को इन बिटवीन में ये बताना चाहती हूँ, सुषमा जी अंतर्मन परिवार करके एक संस्था चलाती हैं और उसका संचालन जो वो करती हैं, बच्चों को शिक्षित करती है, वंचित वर्ग के जो बच्चे वहाँ पर है जो हैं उनको पढ़ाती हैं, है ना, उनको स्किल कर रही हैं, उनको ग्रूम कर रही हैं। सुषमा जी, ये अंतर्मन जो परिवार है आपका, ये कब इसका विचार मन में आया? क्या ये शादी के बाद का समय था या कोई ऐसा पल था कि सोचा था कि ऐसे कोई संस्थान चला रहा है, ऐसे कोई एनजीओ की शुरुआत करनी है? हिना जी, मैंने ये संस्था, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि एनजीओ क्या होता है, कैसे चलता है, पता नहीं कहाँ से वो प्रेरणा ईश्वर ने मुझे दी और ऐसा कुछ हमने थोड़ी जो जमा पूंजी थी उससे मैंने इसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के इसको एक अंतर्मन, क्योंकि अंतर आत्मा से आवाज़ निकली ना, तो वो अंतर्मन उसका नाम हुआ। तो इसको शुरुआत किया। फिर मैं चाहती थी कि बच्चे पढ़ें, वो वर्ग पढ़े जो वर्ग वाकई जिसको ज़रूरत है, जो नेग्लेक्ट हो रहा है, जिसको कोई समाज को कोई नहीं देख रहा है। तो फिर जैसे कोई बच्चा था जाता था या भीख मांग रहा है या कूड़ा उठा रहा है, तो मैं उनसे बात करती थी। मैं कहती थी कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, पढ़ना नहीं चाहते हो, पढ़ते नहीं हो? तो एक दो बच्चे मिले तो कहते नहीं मैडम, नहीं पढ़ सकते, पैसा नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा आप आओ, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें खाना भी देंगे, तुम आओ पढ़ो। लेकिन ऐसा होता ना कि पढ़ाना, क्योंकि कभी वो स्कूल गए नहीं, उनको उसी चीज़ में अच्छा लग रहा है ना कि वो घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो धीरे धीरे 2-4 बच्चों से हमने शुरू करा, आसपास की जो बस्तियों में बच्चे थे हमने उनको बुलाना शुरू करा, अपने घर की छत पे मैंने उनको पढ़ाना। अच्छा, अपने घर से ही शुरुआत करी आपने इसकी? हाँ जी, अपने घर में आसपास में पढ़ाना शुरू करा। और फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि बहुत ज़रूरत है शिक्षा की। शिक्षा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन बहुत बात होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप किसी को मदद कर रहे हो, किसी को आप भोजन खिला रहे हो, किसी को आप वस्त्र दे रहे हो, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप उसे शिक्षित कर रहे हो ना, तो आप उसको सब चीज़ें एक साथ दे रहे हो और वो आने वाले और भावी पीढ़ी को भी शिक्षित कर रहा है। तो बहुत संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ा, क्योंकि इन बच्चों को लाना, उनको इकट्ठा करना, उनको पढ़ाना वाकई एक बहुत बड़ा संघर्ष था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे। हाँ, वो थोड़ी देर आते थे, बैठते थे, हम उन्हें कुछ खाना वाना देते थे, वो खाते थे, उसके बाद बोलते थे हमें जाना है, तो वो चले जाते थे। फिर जो हमारे साथ जो मेरी टीम है वो मतलब कहने लगी कि ऐसे ये लोग आते हैं, ये सिर्फ खाना खाने आते हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं कोई बात, इन्हें खाना खाने आने दो, इन्हें आने दो आप, कुछ नहीं, कुछ भी मतलब खाना उस टाइम हम जैसे कभी फ्रूट्स दे दिए, प्रॉपर मील नहीं दे पाते थे, क्योंकि इतना हमारे पास थी नहीं व्यवस्थाएँ, जितना हम कर सकते थे उतना हम करते थे। तो फिर धीरे धीरे ये बच्चे आने लगे, हमने इनको पढ़ाना सिखाना शुरू करा। फिर जब ये थोड़ी देर बैठते थे, पढ़ते थे, तो हमने इनके अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करनी शुरू करी कि हम इनको जैसे इनाम देना शुरू करा, इनकी फ़ोटो खींचनी शुरू करी, कोई आ रहा है तो इनके लिए बोला उसके लिए तालियां बजाओ। तो ये चीज़ें इन बच्चों के लिए बहुत अलग सी थी, क्योंकि इनको हर जगह तो धिक्कार ही मिलता है ना। कोई अगर आपके गेट के आगे ऐसे बच्चे आते तो चलो भाई आगे जाओ, मन में हमेशा ये आता कि यार पता नहीं ये चोरी करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान का नज़रिया अलग है ना। मेरी गली में भी बच्चे आते थे तो मुझे लोग रोकते भी थे, इवन मतलब मेरे पुलिस में शिकायत कर देते थे कि भाई यहाँ पर लोगों के विरोध का भी आपको सामना करना पड़ा। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना तो आपके पास विरोध पहले आएंगे, समर्थन बहुत बाद में आएगा, पहले विरोध आएगा। और ये आपकी परीक्षा है, इसको मैं परीक्षा मानती हूँ। तो जब विरोध आसपास के लोगों ने करा तो आपने उसका कैसे सामना किया और किस तरह से लोगों को कन्विंस किया? नहीं, मैं मतलब कन्विंस तो मतलब आप उसको करोगे ना कि जिसको लगेगा कि हम कन्विंस हों। फिर मुझे लगा कि शायद अगर ऐसा विरोध यहाँ पर है तो ये चीज़ छोड़नी तो नहीं है, इसको और आगे बढ़ाना है। फिर थोड़ी सी और मेहनत करी तो हमने फिर रेंट पे एक मैं कहूँगी एक घर लिया जिसमें हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा। फिर धीरे धीरे जो मुझे जानते थे वो मुझसे जुड़ने लगे।
अच्छा, मतलब जानते थे एज ए टीम मेंबर या कुछ बच्चे या उनके परिवार वाले आपसे जुड़े? जो मतलब हाँ, मतलब जैसे मेरे आसपास में मुझे जानते हैं या मेरे रिश्तेदार हाँ या जी। जो भी मुझे जानते हैं। फिर धीरे धीरे बात आगे चली तो मैंने अपने छोटे भाई को भी ये सब बताया कि ऐसे ऐसे कर रही हूँ ये वो, तो उसने कहा दीदी आप बहुत अच्छा कर रहे अरे हो और आपको कोई भी ज़रूरत हो ना दीदी मैं हूँ आपके साथ। तो एक वो मैं हूँ ना वाला जो शब्द आता है ना, वो अंदर से आपको और मतलब कि शक्तिवान बना देता है। अच्छा, तो बहन को भाई का सपोर्ट एक बहुत, रहा, आपको बहुत उनका support। बैक मेरे रही तो छोटे भाई ने मुझे बहुत आपको support आगे किया। बढ़ने का हौसला हाँ, मिला। और उसने कहा दी आप करो, आप अच्छा कर रहे हो। उसकी वाइफ ने बहुत सपोर्ट करा, नहीं आप करो। फिर धीरे 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 बढ़ते गए और उसके बाद लोग जुड़ते गए और फिर हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं से कुछ मदद आने लगी, जिससे कि मुझे मेरा सपना जो है एक बड़े रूप में दिखना शुरू हो गया। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 करते करते 100 बच्चे आज हमारे पास हैं। अरे वाह। और वो 100 बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको हम विभिन्न स्किल्स में भी डालते हैं। अभी तो हम स्पोर्ट्स उनको करवा रहे हैं, उसमें से हमारे कुछ बच्चे मेडल भी लेके आ गए हैं। और उन जैसे हमको शुरू में बहुत परेशानी होती थी उन बच्चों को लाना, उनके परिवार वालों से बात करना, कोई भेजते थे कोई नहीं भेजते थे, उनके साथ मिलना, बस्तियों में जाना, मीटिंग करना, उन लोगों को समझाना कि नहीं आप भेजो, हम पढ़ा रहे हैं, हम एक भी पैसा किसी से चार्ज नहीं करते हिना जी, हम बिल्कुल मुफ्त उनको शिक्षा देते हैं। अच्छा। और सब कुछ जो भी स्कूल से ज़रूरतमंद जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, हम किसी चीज़ का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। तो आपका अभी जो अंतर्मन सोसाइटी आपकी जहाँ पे अभी चल रही है, वो जो एरिया है वहाँ के आसपास के जो स्लम्स के बच्चे हैं या जो बच्चे भीख मांगते हैं या ज़रूरतमंद बच्चे हैं, आप उनका सिलेक्शन कैसे करती हैं? क्या कभी लोग भी अप्रोच करते हैं कि हमने ऐसे बच्चों को देखा है, आप हाँ जी, आके उनको बिल्कुल बिल्कुल। देखिए? पहले तो हम खुद ही जाते थे, जहाँ पर भी मुझे बच्चा मिलता था तो मैं भाग के गाड़ी रोक के, भाई रुक आजा, कहाँ रहता है, क्या रहता है, उसका घर का एड्रेस लेना, अच्छा। अगले दिन उसके घर में जाना, ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारे बच्चे शुरू में हम अपने पास लेके आने शुरू हुए। फिर जब लोगों को पता चला तो लोग भी, जैसे कोई मेड है नहीं पढ़ा पा रही है अपने बच्चों को, या कोई लेबर है नहीं पढ़ा पा रहा है, तो फिर वो मुझे कांटेक्ट करने लगे कि मैम यहाँ पर बच्चे हैं हम भेज दें क्या? मैंने कहा बिल्कुल भेजिए। तो फिर धीरे धीरे बच्चे हमारे पास आने लगे, स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। हमने अभी तक 250 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए हैं, लेकिन समस्या बस एक है, माइग्रेशन। वो क्यों होता है? क्योंकि ये बच्चे जो है वो ही आपको पता है ये लेबर क्लास के बच्चे होते हैं, कहीं कहीं इनको जगहों से हाँ आए जी, हाँ काम जी। के लिए, काम खत्म हुआ काम फिर ये चले गए। अब बच्चों को काम पे भी लगा देते हैं कि बच्चा थोड़ा सा हुआ 15-16 साल का, लड़की हुई तो उसकी शादी कर देंगे। मतलब 15-16 भी मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, तो 13-14 साल में ही शादियाँ भी हाँ कर जी। देते हैं। आप देखेंगे कि छोटी छोटी खुद लड़कियाँ होती हैं, उनके हाथ में बच्चे होते हैं। हमने खुद ऐसी बहुत लड़कियों को देखा है कि वो खुद अभी इतनी छोटी बच्ची है, उसके हाथ में बच्चा है, तो बड़ा मन बहुत द्रवित, बहुत दुखी होता है। तो फिर तो ऐसे भी आप जाके क्या पेरेंट्स को इसके लिए भी आप उनकी काउंसलिंग करती हैं? हाँ उनको बिल्कुल। समझाती हैं, बैठती हैं? अब तो हम बहुत काउंसलिंग करते हैं। अब तो हमारे संग काउंसलर्स आते हैं, इवन हमारे संग आते हैं, हमारे को ज्वाइन करते हैं। Professional counselors बिल्कुल आप आते हैं लोगों ने मैम, hire हमको करे। कॉल आती है कि हम आपके एनजीओ में आके काउंसलिंग करना चाहते हैं और बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके अधिकार, बच्चों के राइट्स बताए जाते हैं कि अगर आपके संग कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, कुछ भी आपके संग गलत हो रहा है, तो आप आके इस नंबर को डायल करो, इस नंबर को डायल करो। उनको सब कुछ बताया गया, उन्हें याद भी है कौन से नंबर डायल करने हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ती गई और अंतर्मन जो है सबके अंदर आने लगा। मुझे बहुत कॉल्स आती हैं, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत कॉल्स आती हैं कि मैम बच्चे कर रहे हैं, अच्छा हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल कीजिए, क्योंकि देखिए हिना जी, मैंने ना बहुत, मतलब इसको मैं आपसे कहूँगी कि मैंने बहुत गहराई से इस चीज़ को सोचा है, बहुत गहराई से, कि हम बहुत स्वार्थी हैं। इंसान बहुत स्वार्थी है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है आज की दुनिया में। बहुत, मतलब मैं कहीं एक प्रोग्राम में गई थी तो एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही कि इंडिया जो है वो 2 हिस्सों में, एक भारत है और एक इंडिया है। इंडिया तो विकास कर रहा है, वो सब चांद पे भी पहुंच गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारत नहीं विकास कर रहा है। भारत सड़कों पर ही है। और सच में मैं भारत को देखती हूँ। मैं पहले भी इस बात को कई जगह मैंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं ना कि देश का विकास हो, तो सबसे पहले आपको विकास उस चीज़ का करना पड़ेगा जो विकास के दायरे में आता ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सुषमा जी, इतना आपका अच्छा भाव है और आपने जो बात कही कि एक इंडिया है, एक भारत है, आप भारत को देखती हैं, है ना, उस भारत को देखती है जिसको वाकई में ज़रूरत है शिक्षित होने की। एक खास वर्ग तो है ही है, उसके अलावा भी शिक्षा को आप सबसे ज़्यादा
प्रायोरिटी पे रखती हैं। सुषमा जी, आप एक गृह स्वामिनी भी हैं, आप घर भी अपना चलाती हैं और आप ये समाज सेवा के कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। किस तरह से तारतम्य बैठाती हैं, क्योंकि समय आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो जो महिला दर्शक खास तौर से, कई बार क्या होता है कि हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है तो हम गिव अप करने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए वो मंत्र क्या है जिससे खुद को हेड स्ट्रॉन्ग रखा जाए और जो देखा है, जो शुरू करा है, उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न किया है कि ये शायद सभी महिलाओं के लिए एक चुनौती है जी। कि अगर वो बाहर निकल रही है तो उसका पीछे उसका घर भी है। तो मैनेज करती हूँ, कोशिश करती हूँ करने की मैनेज। और बेटी है वो अभी 10th क्लास में है, छोटा बेटा है, तो कोशिश करती हूँ। और जब आप कुछ इस तरीके से ऐसे इस कार्य क्षेत्र में आप आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक ईश्वरीय शक्ति आपके चारों ओर एक घेरा बनाती है, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलने लग जाते हैं। ऐसा है ना आपका। हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि आपको, अभी मैं यहाँ हूँ ना, तो मेरा बच्चा बहुत सुरक्षित है, वो उन हाथों में है जो मुझे समझती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो आप करो, हम बच्चा इसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मेरी है, और वो बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब आप एक बार निकलिए तो सही, बाहर आइए तो सही, कोशिश तो करिए। आपका हाथ पकड़ने के लिए बहुत लोग आते हैं, बिल्कुल, आपकी टांग खींचने के लिए भी आते हैं, लेकिन जब आपने अपने को एक उस स्थिर हो गए ना आप, फिर कोई खींचने नहीं आएगा, फिर सब हाथ बढ़ाने आएंगे। तो चुनौतियां तो देखिए सभी की लाइफ में है ना, हर कोई स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन चुनौतियों से हारिए मत। बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को, मैंने तो उस स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखा है जबकि शायद लग रहा था सब खत्म हो गया, लेकिन उससे भी मुझे लगा नहीं, जीवन है, सुख दुख तो हर एक इंसान के साथ है, मेरे साथ भी, आपके साथ है, सबके साथ है। कौन है यहाँ जो कहेगा कि मैं सर्व सुखी हूँ, मेरे को कोई दुखी नहीं है। अगर आदमी दुख में टूट जाएगा ना तो फिर कोई, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना तो आप बढ़िए, आगे बढ़िए। मैं तो जो मैं किन्हीं महिलाओं से भी मिलती हूँ जो कहती नहीं हमें ये परेशानियाँ, मैं कहती हूँ आगे आओ तो सही, मिलो तो सही, बात तो करो, उसका हल तो निकालेंगे, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। तो इसी तरीके से हम हर उसमें महिला सशक्तिकरण पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हम महिलाओं को भी स्किल्स में हम लोग उनको हेल्प करते हैं, और जब वो सीख जाती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई का, तो जब सीख जाती हैं तो महिलाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज आप लोग, हमारे पास हमने एक प्रॉपर एक ट्रेनर रखा हुआ है। उसके बाद जो है जो सीखती हैं हमारे पास महिलाएं आती हैं, और जब वो पूरा सीख जाती है तो हम उनको कोशिश करते हैं एक सेटअप छोटा सा, जिस हिसाब से हमारे पास अरेंजमेंट होता है, हम उनको करके देते हैं। हमने पिछले साल 2 से 3 महिलाओं को ऐसा, जो अपना बहुत अच्छा रोजगार कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के मैं मानूंगी वो है पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव आप लेती रही हैं। पर्यावरण पे बहुत काम करते हैं। एक्चुअली पौधे तो मेरा पैशन है शुरू से ही, मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, और नहीं पता था कि पैशन जो है इतना अच्छा रूप ले लेगा। मतलब मैं बहुत ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम हर उस एक चीज़ को मैं करने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे दिल में चाहत थी। पर्यावरण तो देखिए आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि AQI कभी नहीं सुना था, अब सुनने लगे हैं क्या होता है। अभी आप तो दिल्ली के बारे में पता ही है, AQI लेवल इतना हाई हो गया, अभी देहरादून का भी हो गया था। जी। पेड़ पौधे तो बचे नहीं हैं, सब कट रहे हैं, सब जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है संरक्षण। क्योंकि तो ये नेचर को सेव करने का, ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो आपका प्रेम है, आप प्रकृति से इतना प्रेम करती हैं, पेड़ पौधों से इतना प्रेम करती हैं, इसके लिए आप लोगों को एकत्रित कैसे करती हैं? क्योंकि आपने काफ़ी बड़े बड़े आयोजन भी किए हैं जहाँ पे आप लोगों ने पौधरोपण का भी काफ़ी कुछ किया है, तो इसके लिए कैसे ये सफल होता है, कैसे आप लोगों को एकजुट करती हैं और कैसे ये चीज़ें संचालित होती हैं? इसमें हमने अभी प्लांटेशन ड्राइव करी थी पिछले साल, हमने 10,000 प्लस पेड़ लगाए, और जो लगे हैं हमने इस टाइम जो करा है, हमने अच्छे पौधे, अच्छी क्वालिटी के पौधे लोगों को दिए कि आप इनको लगाइए अपने घरों में। तो उससे पहले हमने क्या करा था, हमने जंगलों में आप लोगों ने निःशुल्क बांटे हैं? हाँ, बिल्कुल निःशुल्क बांटे, बिल्कुल निःशुल्क बांटे हैं हमने, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अभी भी जो साल में 3 दिन हमारा जो पर्यावरण दिवस रहता है, हरेला रहता है, और हमारा जो इन्वायरमेंट डे जो हम करते हैं, अर्थ डे जो करते हैं, उस पर भी हमारा प्रोग्राम्स रहते हैं। हम उस दिन फ्री प्लांटेशन करते हैं, और बहुत अच्छे पौधे, जो पौधे आपको बहुत महंगे बाहर मिलेंगे, हम उनको जो है निःशुल्क देते हैं। हमारा मकसद है कि पौधे लगे,
ग्रीनरी लगे। हम लोगों को ऐसे लोगों को हम लोग उनको हम बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं जो लोग पर्यावरण के प्रति अपना प्यार रखते हैं, जो पौधों के शौकीन हैं। चाहे वो घर में, छोटे से घर में ही उन्होंने इतने इतने पौधे लगाते हैं, तो हमने भी उस चीज़ को करा है। और कभी आप देखिएगा कि आप अंतर्मन में आके देखिएगा कि हमारा पौधों का प्यार क्या है और वहाँ कैसे पौधे पनप रहे हैं। नहीं, आपके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो काफ़ी कुछ हमने सुना। एक आपकी बहुत प्यारी एक आप फूड के उससे भी जुड़ी हुई है, 20 रुपए में भरपेट खाना प्रोजेक्ट आप चलाती हैं, जिसके हमने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, खासतौर से युवा बच्चों से। और देहरादून के एक फेमस संस्थान के पास आपकी जो फूड वैन है वो लगती है। तो ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि आज के समय में जो इतनी महंगाई का समय है, हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है, वहाँ 20 रुपए में भरपेट स्वच्छ खाना, अच्छा हेल्दी खाना, अच्छा खाना आप लोग खिलाते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया सुषमा जी, और किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं? अभी आगे क्या प्लानिंग है? वो आइडिया भी मैं आपसे यही कहूँगी कि मतलब मैं देखती थी ना, लोग जा रहे हैं, कोई मज़दूर है वो धूप में काम कर रहा है, तो मुझे लगता था कि यार इसको अगर इस टाइम गरम गरम खाना मिल जाए तो इसके अंदर कितनी शक्ति आ जाएगी। उसके अंदर मतलब वो शायद खाना लाया है, नहीं लाया है, कहीं होटल में जाके खाएगा और उसके पास पैसे हैं कि नहीं। तो ये आपके अंतर्मन का भाव था, बिल्कुल भाव था। तो मैं आज ये 20 रुपए में भरपेट खाना लोग, हाँ, हमारे पास लगभग 100-150 लोग रोज खाना खाते हैं। और वो अनलिमिटेड फूड है, उसको 20 रुपए में जब तक आपका पेट ना भरे तब तक खाते हैं। वहाँ पर बच्चे खाते हैं, वहाँ पर होम गार्ड्स खाते हैं, वहाँ पर स्विगी जोमेटो में जो डिलीवरी बॉयज़ हैं वो खाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है और इतना ब्लेसिंग्स देते हैं ना, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी दौलत है ये, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। नहीं सुषमा जी, वाकई में काबिल तारीफ, बहुत अच्छी बात है, जिससे मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के, और हमारे दर्शक मैं उम्मीद करती हूँ उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। बोलते हैं ना कि आपकी छोटी सी इच्छा जो आप करना चाहते हैं, सेवा अर्पित करना चाहते हैं, आप किसी भी रूप में शुरू कर सकते हैं, और आप उसका सजीव उदाहरण है हमारे लिए। तो कितना समय हुआ है ये 20 रुपए में भरपेट खाना प्रोजेक्ट शुरू किया? ये हमने अगस्त से स्टार्ट किया था, अगस्त से स्टार्ट किया था। और उससे पहले हमने फ्री में जैसे भंडारा कहते हैं ना, लंगर प्रसाद सेवा जिसे कहते हैं, वो भी हमने 50 के करीब करी थी। तो हम हॉस्पिटल्स के बाहर उन्हें लगाते थे। हॉस्पिटल्स के बाहर हमने जो है मुफ्त में, ये प्रसाद ही से कह लीजिएगा, तो हम उसको वितरण करते थे। हमने उसका नाम ही लंगर प्रसाद रखा हुआ था। तो ये अंतर्मन परिवार ही ये सब चीजें करते? अंतर्मन परिवार से ही हम लोग इसको संचालित करते थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे लगा कि आप अगर कहीं खाना खा रहे हैं ना, आप उसका कुछ मूल्य दे रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने अपने पैसे का ही खाना खाया ना। बिल्कुल। कभी किसी को लगता है कि नहीं खाना नहीं रहता, बोलते हैं ना सर पे। तो वो इसीलिए हमने 20 रुपये इसलिए रखा कि एक मतलब सबको उसको अफोर्ड कर पाएँ। 20 रुपये कोई किस बोलेगा तो 20 रुपये में तो एक पानी की बॉटल आती है ना, जो मजदूर नहीं खरीदता, मैं कभी भी नहीं खरीदता। 20 रुपये में आपने किसी भी मजदूर के हाथ में बिस्लरी नहीं देखा होगा, आज तक नहीं देखा होगा। तो वो उसके लिए बहुत मतलब एक वो भोजन जब वो लोग करते हैं, उनको देख के मुझे इतनी खुशी होती है। मैं जितनी बार मुझे टाइम लगता है मैं जाती हूँ काट पर, तो जो मेरी टीम है निस्वार्थ भाव से जो काम करती है, आप कह रहे हो ना कि कैसे मैनेज होता है, तो मैनेज होता है जो आपके चारों ओर जो घेरा बना है ना, उस ईश्वर ने जो आपके ईश्वरीय शक्ति, वो सब शक्तियाँ ही तो हैं। जितनी महिलाएं मेरे संग हैं वो सब नारी शक्ति हैं, उनके अंदर कोई ना कोई शक्ति है। वो अपना घर भी मैनेज कर रही हैं, वो अंतर्मन भी मैनेज कर रही है। बिल्कुल, मतलब हमें कहीं रात के 12 बजे भी अगर जाना पड़ता है तो हम जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम ये करेगा या तू करेगा, ये मैं नहीं, ठीक है मेरा काम है, हमने सबने चलना है। तो सुषमा जी, इतनी सारी चीज़ें आप करती हैं, आपके अंदर इतना प्यारा भाव है, सेवा का भाव है, इससे बड़ा भाव तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। प्रकृति की सेवा करती हैं आप, जीवों की सेवा कर रही हैं आप, उन नन्हे बालकों की सेवा कर रही हैं जो भविष्य में न जाने हमारे देश को क्या दे के चले जाए, है ना। आप उन सब की सेवा करिए। सुषमा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सेवा का भाव जो आपने बताया शुरू में कि आपके फादर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, तो उनसे आपके अंदर आया, बट इसको बल कब मिला सुषमा जी? क्या कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा कि नहीं, शिक्षा से आपने बताया कि आप जब शिक्षण के क्षेत्र में थी तब भी आपके मन में आता था कि आप वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाएं, जो ज़रूरतमंद है उनको पढ़ाएं, लेकिन इस इच्छा को बनाए कैसे रखा आपने अभी तक? क्योंकि कई बार कई इच्छाएं हम अपने मन में मार देते हैं, क्योंकि ना समय होता है, ना कभी संसाधन की कमी होती है। तो आपने कैसे उस चीज़ को मैनेज किया? मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि
इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन उसको किया कैसे जाए, उसको कैसे एक मुकाम तक पहुंचाया जाए, और आप उसका सजीव प्रमाण हैं यहाँ पर। तो आप बताएं किस तरह से खुद को मैनेज रखती हैं, इतनी सकारात्मक रखती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी चलाना, 100 बच्चों की माँ हैं आप, है ना, आप पर्यावरण को भी संरक्षित कर रही हैं, आप इतने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिला रही हैं 20 रुपये में, मात्र 20 रुपये में भरपेट खाना। तो कैसे खुद को इतना सकारात्मक रख पाती हैं, कैसे अपने उन सपनों को पूरा कर पाती हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र आप हमारे महिला दर्शकों को देना चाहें? बताएं कि अपनी इच्छाओं को कैसे, अपने सपनों को कैसे पूरा करें। हिना जी, जवाब में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं अपने सपनों को इसलिए पूरा कर रही हूँ क्योंकि मैं पूरा करना चाहती हूँ। मेरे अंदर इच्छा शक्ति है कि उसे पूरा करना है। और जब आप किसी काम को ना प्योर इंटेंशन से करती है ना, आपको भाव है निस्वार्थ, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूँगी तो मुझे सिर्फ, मैं ये चाहती हूँ कि देखिए मैं देश में हूँ ना, ये मेरा देश है, इसके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। एक फौजी खड़ा है ना अपने सीमा पर, उसको नहीं पता कि गोली कब लग जाएगी, बिल्कुल, है ना। जब वो शहीद होके तिरंगे में लिपटा आता है, फिर हम मैसेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो हम भी तो यहाँ पर हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्यों इस संसार में, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, हमारा अपना भी तो कुछ जी जिम्मेदारी फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है कुछ कि आया है इस जहां में तो कुछ कमाल करके जा, सदियों तलक रहे जो जिंदा वो ख्याल बन के जा, अपने लिए तो जी रहा है हर कोई यहाँ प्यारे, तू जी जमाने के लिए और एक मिसाल बन के जा। आप यहाँ आए हैं तो आपको, आपका फर्ज है, आपको ईश्वर ने कुछ करने के लिए भेजा है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहिए। अगर आप, मैं तो सबसे कहती हूँ, आप ऐसा सोचिए ना कि 2 बच्चे मेरे पास है, एक बच्चा मेरा, ज़रूरी नहीं कि अंतर्मन में है, कहीं भी ऐसी संस्था में जो ऐसे, मैं ही नहीं कर रही हूँ हिना जी, बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये माने ना कि मैं, एक मेरा बच्चा मेरे पास है तो एक वहाँ पर भी है, तो शायद कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। तो इस भाव से अगर आप आती हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जैसे हो रहा है, आप मुझे देख रही हैं ना जी, सब कुछ हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होगा। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक बच्चा पढ़े, कोई भूखा ना रहे, यही अंतर्मन का भाव है, इसी को अंतर्मन लेके आके बढ़ना बस जो डिवाइन पावर है वो कुछ ऐसा कमाल कर दे, सुषमा बछेती जैसी और भी माएँ और भी बहनें आगे आएँ और यही सेवा भाव, यही प्रेम भाव अगर मन में रखे तो हर बच्चा ज़रूर शिक्षित होगा। सुषमा जी, समय कम है, जाते जाते आपसे अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगी। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं मन में आपसे पूछने के लिए, आपकी टीम भी है और उसमें महिलाएं भी बहुत सक्रिय रूप से आपके साथ काम कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण की खुद में बहुत बड़ी मिसाल है। तो कैसे उन महिलाओं को आप मैनेज करती हैं, क्योंकि उनका भी अपना घर होता होगा, बहुत सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं की। जाते जाते बताएं कि कैसे उन महिलाओं को आपने कन्विंस किया और कितनी महिलाएं आपके साथ टीम में अभी काम कर रही हैं। और कोई अगर आपके साथ जुड़ना चाहे, हमारे कार्यक्रम को देख रहा है देहरादून से, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? मेरे साथ तो अभी जो सब मेरी जो टीम जिसे कहूँगी, जो शक्ति है, वो शक्ति ही सब आपस में हम लोगों का मैनेज रहता है कि सबकी ड्यूटी है, इसने ये करना है, इसने ये करना है, और हर कोई अपनी ड्यूटी के लिए परफेक्ट तरीके से टाइम पे प्रेजेंट रहता है। मेरा ये काम है तो मुझे ये करना है, तो क्योंकि देखिए भाव निस्वार्थ है तो सब उससे जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ काफ़ी महिलाएं हैं, 8-10 महिलाएं तो जो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और बाकी और भी हैं जो किसी न किसी रूप से जुड़ी हैं। देखिए किसी न किसी रूप से कोई ना कोई हर किसी से जुड़ा रहता है, तो वो फिर टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही चलता है ना, फिर वो अपना घर का भी करती हैं और NGO का भी कर रही हैं। तो मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पर बैठी हूँ, अगर मैं बैठी हूँ तो, अगर वो नहीं होती तो मैं भी नहीं होती, है ना। तो वो जो पूरा एक ये जो सर्कल है ना मेरा अंतर्मन का, तो वो बहुत पावरफुल है और ऐसे ही हम चल रहे हैं। अच्छा, ऐसे कोई सेवा भाव से आपके साथ जुड़ना चाहे, अंतर्मन के परिवार के साथ जुड़ना चाहे, कोई सेवा करना चाहे, तो क्या वे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। देखिए सेवा तो असीमित है जी, जब तक आप जो भी सेवा आप लेना चाहें आप आइए और आप लीजिए। और सेवा तो मैंने कहा ना निस्वार्थ होती है, तो जिस दिन आपको लगेगा कि आपके मन में ऐसा भाव जागा कि हाँ नहीं मुझे भी कुछ ऐसा करना है, ज़रूरी नहीं कि किसी संस्था से, आप खुद भी करिए ना, खुद आप 2 बच्चों को पकड़ के आप बिठाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें बताइए कि पढ़ाई शिक्षा की क्या क्या महत्व है।
बिल्कुल। तो आपको खुद ही सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाएगा। बिल्कुल सुषमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके इस सेवा और समर्पण भाव को हम नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं आगे जितने भी बच्चे हो, है ना, वो अंतर्मन परिवार के अलावा और भी परिवारों से ऐसे उनको परिवार मिले, छाव मिले, जहां उनका भविष्य सुरक्षित रहे। सुषमा जी, आपने अपने शब्दों से, अपने भावों से, अपने अनुभवों से हमें समृद्ध किया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, उम्मीद करते हैं सुषमा बछेती जी के जो जीवन यात्रा को, उनके अनुभवों को, उनके भाव को हमने जाना, उसने आपको कहीं ना कहीं ज़रूर प्रेरित किया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं और जाते जाते आपसे ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर नारी ठान ले तो वो समाज की दिशा नहीं, दशा भी बदल सकती है। नमस्कार दर्शकों, अगले अंक में आपसे मुलाकात पुनः होगी, तब तक ले हमें दीजिए इजाज़त।